नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे नए चैनल नक्षत्र तक लर्निंग को भी जाके वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी अवश्य जाइए। वहाँ पर वीडियोस आपको एक क्रम से मिलेंगे, लेसन वाइज मिल जाएंगे। ज्योतिष में जब आप बेसिक तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है विद्यार्थियों का, घटनाओं का समय निकालना, यानी दशा महादशा देखने में सबका बड़ा इंटरेस्ट रहता है। कि जैसे कोई आपसे सवाल पूछे कब वाला, विवाह कब, संतान कब, नौकरी कब, या फिर सवाल ऐसा भी हो सकता है नौकरी में कब अच्छा कब बुरा, भूमि भवन वाहन कब, या भूमि भवन वाहन के लिए कब समय अच्छा है कब बुरा है। तो घटनाओं के समय निर्धारण का एक बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, जो एकदम से नए हैं स्टूडेंट्स उनको तो समझ में आ ही जाएगा, जो पुराने हैं जो कुछ जान रहे हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। सवाल आएंगे आपके सम्मुख, ढेर सारे सवाल आएंगे। कुंडली विश्लेषण के समय आपसे पूछा जाएगा मेरा विवाह कब होगा, यानी विवाह कब। ऐसे सवाल आएगा मेरी नौकरी कब लगेगी, कौन सी दशा नौकरी देगी, इसका निर्धारण कैसे करें। संतान कब होगा, इसका निर्धारण कैसे करें। कोई आपसे पूछेगा विदेश यात्रा कब होगा, इसका निर्धारण कैसे करें। किस दशा में होगा विदेश यात्रा कब। तो ये जो कब है इसका उत्तर कहाँ होता है, महादशा और अंतरदशा में। तो महादशा और अंतरदशा का फलित करना मैं आपको सिखाने चल रहा हूँ बहुत ही रोचक तरीके से। मैं सारे सूत्रों को लिखूंगा और आप आसानी से देखते हुए सीखेंगे। हमारे सामने विकास जी और अनुराग जी भी बैठे हुए हैं, ये लोग भी सीख रहे हैं। हालांकि इन लोगों को मैं सिखा चुका हूँ, एक्सपर्ट बन चुके हैं, लेकिन फिर भी सामने बैठे हुए हैं कि कैमरे के सामने बोलने में कॉन्फिडेंस कैसे आए, वो चीज़ सीख रहे हैं। इनसे हम कम्युनिकेट करते हुए आपको चीज़ों को बताएंगे। ये तो मैंने विषय लिख दिया, अब मैं चलूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे सूत्र पर आ जाता हूँ। विषय रोचक है और नई जानकारी आपको मिलेगी, इसलिए अगर थोड़ा समय भी लगता है तो आप समय दीजिए। मैं सबसे पहले आपको सूत्र बताता हूं। जैसे मान लीजिए किसी का सवाल विवाह से संबंधित है, मेरा विवाह कब होगा, किसी का विवाह किस दशा में होना है उसको निकालना है आपको। किसी का संतान का सवाल है, घर कब बनेगा, गाड़ी कब बनेगी, मेरे पास धन कब आएगा। तमाम सवालों का जवाब आपको इन्हीं फार्मूले पर देना है। फार्मूला जो बनेगा वह सभी सवालों के जवाब के लिए सेम ही रहेगा। तो जो पहला चीज आपको देखना है, भाव, यानी भाव में बैठा ग्रह, जिसे हम क्या बोलते हैं, भावस्थ बोलते हैं। भाव में बैठा हुआ ग्रह, भाव में बैठे हुए ग्रह को भावस्थ बोलेंगे। दूसरे नंबर पे आपको कहाँ जाना है, भाव में बैठे हुए ग्रह के बाद आपको देखना होगा भावेश। भावेश किसको बोलते हैं, भाव के स्वामी को, भावेश को देखना है। भाव में बैठा हुआ ग्रह देखिए, भावेश को देखिए। इसके अलावा तीसरा सूत्र जो है, जिस भाव का विचार कर रहे हैं, जैसे विवाह के लिए देख रहे हैं तो सप्तम भाव का विचार करेंगे, संतान के लिए देख रहे हैं तो पंचम भाव का विचार करेंगे, अगर आप भाग्योदय के लिए देख रहे हैं तो नवम भाव का विचार करेंगे, नौकरी के लिए देख रहे हैं दसम भाव। जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस भाव पर शुभ दृष्टि आपको उसे नोट करना। भी स्टेप बाय स्टेप मैं इसे इतना आसान बना दूंगा कि आप रसगुल्ले की तरह बिना प्रयास किए इसे खा जाएंगे, आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। भाव पर शुभ ग्रह की जो दृष्टि है उसे भी आपको देखना। अगला आपको क्या देखना है कि
जो भाव का स्वामी है, भाव का जो स्वामी है, जिस भी भाव का विचार कर रहे हैं, अभी जब मैं इस पे एक्सप्लेन करूंगा तो और आसानी से समझ में आएगा। भावेश के नक्षत्र, भावेश के नक्षत्र में स्थित ग्रह, स्थित ग्रह, आप सूत्रों को नोट करिए, सूत्र आप नोट करिए। यह जो है क्लासरूम है आपका, मतलब मैं लेक्चर दे रहा हूँ क्लासरूम के लिए, इसलिए यहाँ पर जो भी तरीका मैं अपना रहा हूँ वो पढ़ाने का है, ना कि फटाफट है कि बस आप ऐसे ऐसे करें रिजल्ट आ गया कि इस राशि पे शनि आया अब हो जाएंगे करोड़पति अरबपति, ऐसी बात नहीं। सिखाने के लिए ये, मतलब आज का क्लास स्टूडेंट्स के लिए है, जो ज्योतिष, वैसे मेरा हर क्लास स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, मैं सिखाने टाइप ही वीडियोज़ ही बनाता हूँ। भावेश के नक्षत्र में स्थित ग्रह, अगला जिस भाव का विचार कर रहे हैं, भाव पर गोचर में शुभ दृष्टि, शुभ दृष्टि, ये सारे पैरामीटर्स हम लगाएंगे किसी भी भाव के फल का समय जानने के लिए। किसी का विवाह कब होगा तो विवाह का घटना निकालने के लिए हम ये 5 पैरामीटर लगाएंगे, और भी कई मेथड हैं, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतने से ही आप एकदम से 100% तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी एक्यूरेसी 90% हो जाएगी इसी से। फिर आगे और सीखेंगे, अभी उम्र है, समय है, सीखेंगे, फिर और भी सीखते रहेंगे अन्य विधियां भी। फिलहाल इसी से आपको 90% एक्यूरेसी मिल जाएगी, यानी 100 में से 90 कुंडलियों का आप सटीक बता ले जाएंगे। अब हम इसका प्रयोग करेंगे, इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे और एक कुंडली लेंगे, उसके विवाह का समय निकालेंगे। जब मैं कुंडली बना के अभी एक सूत्र अप्लाई करूंगा तो ये सूत्र आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ये सूत्र आपको याद कर लेना है। चलिए कुंडली बनाते हैं। कुंडली मैं ले रहा हूं कर्क लगन की। डेट ऑफ बर्थ भी आपको मैं बोल देता हूं, जो लोग देख रहे हैं तुरंत इस डेट ऑफ बर्थ को एप्लीकेशन में डालें और कुंडली बना लें। 12 मई 1988, 11:40 सुबह का जन्म है, अयोध्या। ये कर्क लगन की कुंडली हो गई। हम किस भाव पे चलें, किस चीज का विचार किया जाए पहले? चलिए सप्तम का ही करते हैं, जिसके सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। सप्तम भाव, इस कुंडली को मैंने अलग से भी खोल के रखा हुआ है दशा महादशा बताने के लिए। इसी सूत्र को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? सप्तम भाव में बैठा ग्रह। क्या कोई ग्रह बैठा है सप्तम भाव में? हाँ, उस ग्रह को नोट कर लीजिए। मैं यहाँ अलग नीचे नोट कर दे रहा हूँ। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? मंगल। मंगल मैंने नोट कर लिया। इसी प्रकार से आप किसी के विवाह का समय निकाल रहे हैं तो उस भाव में बैठे हुए ग्रह को निकालिए। अगर मुझे संतान के बारे में निकालना होता तब यही सूत्र मैं पंचम भाव पे लगा देता। संतान कब होगी सवाल ये होता तो मैं क्या करता? पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह ये लेता, फिर भावेश लेता। तो मैंने ले लिया सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह। दूसरा क्या है? भावेश, यानी भाव का स्वामी। भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? यहाँ पे शनि है, इसको ले लीजिए। तीसरे सूत्र पर चलिए, भाव पर शुभ दृष्टि। अगर इस भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उसे देखिए। गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। ना तो गुरु की दृष्टि है इस भाव पर, ना शुक्र की है, ना चंद्रमा की है, ना बुध की है, इसलिए इसको छोड़ दिया। भावेश के नक्षत्र में स्थित ग्रह। भावेश कौन है यहाँ पर? भाव का स्वामी कौन है? शनि। तो इस कुंडली में मुझे ये लेना है कि कोई ग्रह अगर शनि के नक्षत्र में स्थित है तो मुझे उसे भी लेना चाहिए। शनि के नक्षत्र में चंद्रमा स्थित है। ये जो भाव का स्वामी शनि है, इस शनि के नक्षत्र में जो ग्रह स्थित हो उसे लीजिए। ये जो भाव का स्वामी शनि है, शनि के नक्षत्र में चंद्रमा स्थित है, इसीलिए मैंने डेट ऑफ बर्थ और टाइम बोल दिया था ताकि आप निकाल सकें और देख सकें। तो इस कुंडली में शनि सप्तम भाव का स्वामी है, तो सप्तम भाव का जो स्वामी है उस ग्रह के नक्षत्र में कौन सा ग्रह स्थित है? चंद्रमा। ठीक है, इसको मैंने लिख लिया। और फिर अगला सूत्र है, भाव पर गोचर में शुभ दृष्टि। यानी जिस समय आप देख रहे हैं इनके विवाह का होना, उस समय में देखिए
क्या गोचर के दौरान गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर थी या सातवें भाव के स्वामी शनि पर थी? भाव पर या भावेश, यहां भाव के साथ में भावेश भी जोड़ लीजिए। भाव या भावेश पर गोचर में शुभ दृष्टि, ये जिसकी कुंडली है, विवाह इनका हुआ था 2013 में, विवाह हुआ इनका 2013 में। अच्छा, इसमें एक चीज और जानिए ज्योतिष में, विवाह का मतलब ये हुआ जब विवाह तय हो गया, डेट पड़ गई, वहां से लेकर के जब आप फेरे ले लिए उस दिन तक वो पूरा योग माना जाता है, क्योंकि जब विवाह का डेट पड़ा तो विवाह की प्रक्रिया तो वहीं से शुरू हुई है। ऐसा तो है नहीं कि बस आ गए, बस तुरंत धड़ाम से कूद के शादी ही कर लेंगे। प्रक्रिया प्रोसेस ही चलेगा ना। पहले आप क्या करेंगे, लड़की देखेंगे, यानी ये विवाह का प्रोसेस शुरू हो गया है। फिर उसके बाद क्या होगा, डेट पड़ेगी, बीच में और सारी रस्में होती हैं, अंगूठी पहनाई जाएगी, तो उसके बाद फिर आगे प्रक्रिया चलेगी, विवाह होगा। ठीक है, तो विवाह का डेट मतलब ये नहीं है जिस दिन विवाह हुआ है सिर्फ एक्यूरेट उसी को ही मानेंगे। दशाएं हमेशा टाइम देती हैं, 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना ऐसे बनता है दशाओं के माध्यम से किसी भी घटना का समय। तो जब भी विवाह की घटना का समय निकलेगा तो ऐसे ही निकलेगा, जनवरी से मार्च के बीच में, मार्च से सितंबर, जनवरी फरवरी के बीच में। तो मई 2013 में विवाह हुआ। अब हम देखेंगे जो कुंडली मैंने आपको दी थी, अब मैं आपको इसकी दशा का भी विश्लेषण बताता हूं कि उस समय कौन सी दशा चल रही थी। इनकी बुध की महादशा चल रही थी। बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही थी। बुध में शनि की अंतरदशा चल रही थी। कब से चल रही थी? सितंबर 2011 से। सितंबर 2011 से बुध में शनि का अंतर चल रहा था। कब तक चला? जून 2014 तक चला। ध्यान दीजिएगा, शनि इस कुंडली में विवाह भाव का स्वामी आया है, जो मैंने सूत्र बोला है उसमें शनि मिला हुआ है, यह देखिए। और शनि की दशा 11 से 14 के बीच में थी। जब शनि की दशा शुरू हुई सितंबर 2011 में, तभी से इनके विवाह की चर्चाएं शुरू हो गई। विवाह की चर्चाएं, रिश्ते आना, हाँ रिश्ते अब आए, अब शादी करना है, ऐसा सब कुछ शुरू हो गया। और फिर उसके बाद मई 2013 के में इनका विवाह हुआ। तो ये जो मई 2013 है ये इसी टाइम फ्रेम में आता है। अब सिर्फ क्या अंतरदशा मिल जाने से ही, क्योंकि हर कुंडली में सिर्फ अंतरदशा मिल जाए ये जरूरी नहीं है, कम से कम इतनी चीजों में से 2 चीजें मिलनी चाहिए। एक तो मिल ही गया, दूसरा अब हम निकालेंगे मई 2013 का गोचर। मई 2013 का गोचर आप लोग भी निकालिए, अपनी कुंडली में निकालिए। मई 2013 का गोचर कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूं। आप डालिए 12 मई 2013 की कुंडली खोलिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए 12 मई 2000, कोई भी डेट ले लीजिए मई महीने में, और कोई भी दोपहर का समय ले लीजिए और अयोध्या स्थान ले लीजिए। और फिर उस समय देखिए बृहस्पति का गोचर कहाँ पर है, बृहस्पति किस राशि में उस समय था, अभी आपको पता चल जाएगा। खोल लिया आपने, अब आपको पता चल गया होगा बृहस्पति कहाँ था। 2 नंबर की गिनती, यानी उस समय बृहस्पति का गोचर कहाँ था? वृषभ राशि पर था। बृहस्पति का गोचर उस समय वृषभ राशि पर था। वृषभ राशि बताइए कुंडली में कहाँ है? यहाँ है। अब अगर गुरु यहीं पर था, अब गुरु की दृष्टि गिनिए, 1 2 3 4 5, एक तो गुरु की दृष्टि यहाँ हुई, 6 7, 7वीं दृष्टि यहाँ हुई, 8 9, गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ी। अंतरदशा आपको मिली भावेश की, और भाव पर गोचर में शुभ ग्रह की दृष्टि भी, गुरु की दृष्टि भी मिल गई। तो इस प्रकार से इतने सारे पैरामीटर्स में से 2 पैरामीटर्स मिल जाएंगे तो विवाह उस समय में योग तगड़ा है। अगला चीज, अगर 3 मिल जाए तो और भी प्रबल है, 4 मिले तो और, 5 मिलना ही तो मुश्किल है। जितने ज्यादा सूत्र, एक सूत्र अगर सिर्फ मिलेगा तो आप
कंफर्म नहीं बोल सकते। हो सकता है विवाह की चर्चा हो घर में, लेकिन विवाह हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। अभी जो कुंडली मैंने आपको दिखाई थी, अब उसी कुंडली को आप फिर से खोलिए और उसमें प्रत्यंतर दशा में चलिए। 12 मई 1988 पर आप अब फिर से चलिए। 11:40 का समय लीजिए। एक चीज़ और मैं यहाँ पे छूट गया, बताना भूल गया, बता देता हूँ। अगर किसी पुरुष की कुंडली है, पुरुष की कुंडली में विवाह का नैसर्गिक कारक ग्रह कौन सा होता है? शुक्र। यानी यहाँ पे आपको शुक्र अपने आप जोड़ के रखना है, क्योंकि शुक्र जो है स्त्री का कारक है, और किसी स्त्री का देख रहे हैं तो गुरु को भी जोड़ के रखिए। यानी शुक्र जो है पत्नी दिलाता है और गुरु जो है पति का कारक है। तो अगर जिसकी दशा है उसमें अंतर दशा देखिए, फिर प्रत्यंतर में अगर गुरु है तो स्त्री का विवाह हो जाएगा, और शुक्र है तो पुरुष का विवाह हो जाएगा, पुरुष को स्त्री सुख मिल जाएगा। दशा में आ जाइए फिर से। केतु की महादशा में आपको आना है, बुध की महादशा में आपको आना है शनि की अंतरदशा में। जब शनि की अंतरदशा में जाएंगे, विवाह इनका कब हुआ है? मई 2013 में। ध्यान दीजिएगा, विवाह इनका कब हुआ? मई। कुंडली आप सामने रखेंगे तो ही समझ में आएगा। मैं पूरी कुंडली और दशा महादशा तो यहाँ छाप नहीं सकता, इसलिए सीख रहे हैं तो आपके पास टूल होगा ही। अब आप आ जाइए, बुध की महादशा आपने देखा, शनि की अंतरदशा देखा, गोचर में गुरु की दृष्टि थी, 3 चीजें मिली ना। अभी और अंदर इसमें जाइए, प्रत्यंतर में जाइए। प्रत्यंतर में मई 2013 में देखिए कौन सा चल रहा था? 10 अप्रैल 2013 से 1 जुलाई 2013 तक प्रत्यंतर में कौन था? चंद्रमा था। कौन था? चंद्रमा। और चंद्रमा यहाँ आया हुआ था। चंद्रमा जो है, ये जो 7वें भाव का स्वामी शनि है, शनि के नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो जब आप, और पहले तो महादशा मिलेगी, फिर उसके अंदर अंतरदशा, अंतरदशा के भीतर जाइए प्रत्यंतर, और यही जो आप निकाले हुए थे इन्हीं ग्रहों को ढूंढते हुए अंदर जाते रहिए, तो फिर आपको जानकारी और सटीक मिल जाएगी। फिर चंद्रमा के अंदर भी चले जाइए। चंद्रमा के अंदर जब आप जाते हैं तो इनका विवाह हुआ था 19 मई को। 19 मई को हुआ था। अब जब आप फिर और अंदर जाएंगे दशा के, सूक्ष्म दशा में जब आप जाएंगे तो फिर क्या मिल रहा है? ध्यान से सुनिएगा, बड़ा रोचक है। मिल रहा है बुध की महादशा, शनि की अंतरदशा जो कि सप्तमेश है, फिर उसके अंदर हमें मिल रहा है चंद्रमा, चंद्रमा जो कि शनि के नक्षत्र में है। फिर अंदर जब हम जाते हैं तो फिर सूक्ष्म दशा में भी शनि ही मिल रहा है। यही 7वें भाव का जो ग्रह आए हैं वही आपको मिलेंगे। रोचक है ना तरीका। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली पर भी अब हम लागू करते हैं सूत्र और आपको बताते हैं। अगली कुंडली का उदाहरण है 7 अप्रैल 1989 4:35 AM अयोध्या। इनकी कुंडली पे सेम चीज टैली कराते हैं कि इनका विवाह कब हुआ। एक्चुअली ये सारे सवाल आप किसी के विवाह का उम्र हुआ हो तब टैली कराएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई 10 साल का बालक है तब टैली करा रहे हैं, तो अगर 10 साल की उम्र में ये सारी दशा अंतरदशा मिलेगी तो उसे स्किप करना है। विवाह की उम्र जो 22 से 30 साल के बीच की है, उस बीच में जब ये सारी दशाएं पड़ेंगी तब आपको उन दशाओं को लेना है। नहीं तो किसी बालक का जन्म हुआ, जन्म के समय ही सप्तमेश की दशा चल रही हो तो जन्मते तो विवाह हो नहीं जाएगा। तो चलिए इसमें हम टैली करते हैं। सबसे पहले आ जाइए भाव में बैठा ग्रह। यहाँ पर कुंडली ही मैं नहीं बनाया, बना देता हूँ। फिर से देखिए आप, यहाँ पर राहु महाराज रहेंगे, यहाँ पे शुक्र हैं, सूर्य हैं, और यहीं पर बुध महाराज बैठे हुए हैं। यहाँ पर मंगल और गुरु हैं, यानी कुंडली मांगलिक भी हुई है, गुरु साथ में है तो इसलिए थोड़ा सा गनीमत है। केतु यहाँ पर हैं और शनि महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। 3 1 4 2 6 2 8। चंद्रमा छूट गए हैं, चंद्रमा यहाँ पर है।
सबसे पहले आ जाइए पहले सूत्र पर, भाव में स्थित ग्रह। भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? केतु, इसको लिख लीजिए। दूसरे सूत्र पर चलिए, भावेश। भावेश कौन है? यहाँ पे सूर्य है। और एक चीज जो मैं पहले बताना भूल गया था, फिर से उसको मेंशन कर दे रहा हूं, जिस किसी भी भाव से संबंधित फल का विचार करेंगे घटना का, उस भाव का जो कारक है उसे भी लिखेंगे। जैसे धन का विचार करना है तो धन भाव का कारक गुरु, पराक्रम का मंगल, सुख का शुक्र, और संतान का बृहस्पति, शत्रु का मंगल शनि। ऐसे विवाह अगर पुरुष का है तो कौन सा ग्रह कारक होगा? शुक्र। और अगर स्त्री के विवाह का विचार कर रहे हैं तो कारक गुरु मान लेंगे। ये भी आप कारक भी नोट करिएगा। अब आगे चलिए, भाव पर शुभ दृष्टि, शुभ या क्रूर जो भी हो दोनों नोट कर लीजिए। क्रूर दृष्टि भी काम करती है कुंडली में, गोचर में नहीं। तो यहाँ पे राहु की दृष्टि इस भाव पर है, राहु की दृष्टि है तो आप राहु को लिखिए। मंगल की भी तो चौथी दृष्टि है, मंगल को भी लिखिए। ऐसे तो बहुत सारे ग्रह आ जा रहे हैं, परेशान ना होइए, हर सूत्र नहीं लगेगा, ढेर सारे आ जाएंगे तो आपके लिए और सुविधा रहेगी, बाद में सब कटेगा। जैसे मैथ में आप पढ़ते हैं ना, 2 4 6 बटे 2 8 9, तो 2 से 2 ऐसे काट पीट देते हैं तो अंतिम में कम ही बचता ना, तो वैसे अभी यहाँ भी चलेगा सूत्र। देखिए दृष्टि हमने नोट किया, गुरु की दृष्टि है कि नहीं है? नहीं है। दृष्टि नोट कर लिया, भाव पर शुभ दृष्टि या क्रूर दृष्टि, जिस भी ग्रह की दृष्टि है उसे नोट कर लीजिए। भावेश के नक्षत्र में स्थित, यहाँ भावेश कौन है? सूर्य है। अब इस कुंडली में देखना पड़ेगा कि सूर्य के नक्षत्र में कौन सा ग्रह स्थित है। तो आपके सामने डेट ऑफ बर्थ है, आपने बनाई होगी कुंडली। चलिए देखिए सूर्य के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है। सूर्य के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, छोड़ देंगे उसे, सूर्य के नक्षत्र में कोई नहीं है। भाव पर गोचर में शुभ दृष्टि, अच्छा इसे भाव और भावेश दोनों समझिएगा, क्योंकि भाव का फल जो है भावेश ही तो देगा। तो ये पहले वाले सूत्र में भी मैं बोलना भूला था, इसको भी जोड़ के रखिएगा। गोचर में जो है भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े या भावेश पर पड़े, ये दोनों सूत्र काम करते हैं। भाव या भावेश पर गोचर में दृष्टि शुभ ग्रह की, शुभ ग्रह में 2 ही शुभ ग्रह लीजिएगा, एक तो गुरु लीजिएगा, एक जो है शुक्र लीजिएगा। इन्हीं की दृष्टियां इतनी प्रभावी होती हैं। चंद्रमा और बुध की बहुत हल्का प्रभाव डालती हैं, जब दशा अंतरदशा में बहुत तगड़ा योग बने तब भले काम कर जाए। तो चलिए देख लेते हैं, इतने ग्रह आ गए। अब इनकी दशा पर चलते हैं, एक एक सूत्र आजमाई करते हैं। यहाँ पे दशा, इनका विवाह कब हुआ था ये भी देख लेते हैं। इनका विवाह हुआ था फरवरी 2015 में, नोट आप लोग कर लीजिए। कब हुआ था विवाह? फरवरी 2015 में, दूसरा महीना 2015। अब इस समय के आसपास में देखिए सूर्य की महादशा ही चल रही थी, क्योंकि सूर्य सप्तमेश है, सूर्य की महादशा थी। और फरवरी 2015 के समय में राहु की अंतरदशा थी और राहु की दृष्टि पड़ रही है। ये हो गया, 2 चीज़ें तो यहाँ से मिल गई। फिर उसके बाद अगर हम प्रत्यंतर में भी जाएंगे तो फरवरी 2015 में समय इनका सूर्य राहु में शनि चल रहा था। 2 चीज़ें यहाँ से मैच हुई। अब तीसरी चीज़ गोचर पे चलिए। गोचर फरवरी 2015 का कुंडली खोलिए, फरवरी डालिए, कोई भी फरवरी डाल लीजिए और 2015 में चलिए 12-13 फरवरी के करीब में विवाह हुआ था, तो 12-13 फरवरी आप डालिए। 2015 समय कोई भी ले लीजिए, फिर कुंडली खोलिए 2015 की और देखिए उस समय क्या गोचर चल रहा था। उस समय गोचर जो था फरवरी 2015, गोचर में अब हम मिलाएंगे इनका जो सप्तम भाव है कौन सा है? सिंह राशि। तो उस समय सिंह राशि पे देखिए क्या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि थी? तो उस समय जो इनकी सिंह राशि है, ध्यान से अगर आप देखेंगे, कुंडली निकाले हैं तो आप देखिए शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव वाली राशि पे थी। यानी उस समय गोचर में
इनके कुंडली का सप्तम भाव सिंह है, तो उस समय शुक्र एक शुभ ग्रह है, बृहस्पति और शुक्र ही शुभ प्रभाव देने में सक्षम है, तो शुक्र की इनके सप्तम भाव पर उस समय दृष्टि थी और शुक्र स्त्री का कारक भी तो है, तो ये चीज़ यहाँ से मैच हो रही है। गोचर से भी योग बना, यानी हमें कितनी चीज़ें मिली? 3। एक तो भावेश की महादशा मिल गई, फिर दूसरा हमको क्या मिला कि भाव पे दृष्टि डालने वाला, एक तो भावेश सूर्य मिला, भाव पे दृष्टि डालने वाला राहु मिल गया, और जो विवाह का कारक शुक्र है वो गोचर में दृष्टि डाल रहा था। शुक्र क्या है? एक तो सूत्र बनता है भाव या भावेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि या गोचर हो। ये अब ये जो शुभ ग्रह था ये स्वयं ही विवाह का कारक था, तो इसलिए इसकी दृष्टि और भी प्रबल हो गई। यानी कि अगर किसी पुरुष के विवाह के लिए देख रहे हैं और गोचर में शुक्र की दृष्टि है तो बहुत प्रबल है, और अगर किसी स्त्री के विवाह के लिए देख रहे हैं और गोचर में गुरु की दृष्टि है तो वो बहुत प्रबल है, क्योंकि गुरु स्त्री के लिए पति दिलवाएगा और पुरुष के लिए शुक्र जो है पत्नी दिलवाएगा। अब इसी अनुसार चलते हैं, एक दूसरे भाव का विश्लेषण करते हैं। ये तो सप्तम भाव मैंने पहले ले लिया, क्योंकि शादी विवाह का मैटर है ना, लोगों का थोड़ा ज़्यादा रुझान रुचि रहता है, क्योंकि जब तक कोई दिमाग खाने वाला ना मिल जाए तो बहुत से लोगों को सुकून नहीं आता। फिलहाल सिर्फ मजाक कर रहे हैं, बात को सीरियसली नहीं लेना है। सभी का वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा हो ऐसा नहीं है, कुछ हस्बैंड लोग शांतिपूर्वक भी सहन कर लेते हैं जीवन को शांति में बनाए रखने के लिए। अब चलते हैं हम संतान पर, इन्हीं के संतान का भी देख लेते हैं, उसी सूत्र पर चलेंगे। सबसे पहले देखिए पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए, भाव में बैठा हुआ ग्रह क्या है? भाव में बैठा हुआ ग्रह क्या है? कोई नहीं है, छोड़ देंगे। भावेश को नोट करिए, भावेश कौन हुआ? बुध। भावेश कौन है? बुध है। भाव में किस ग्रह की दृष्टि है उसको नोट करिए। मंगल गुरु की है नहीं, राहु की दृष्टि है, 5वीं दृष्टि राहु की है, और शनि की 7वीं दृष्टि है। जिन ग्रहों की दृष्टि है उसको नोट कर लिया। एक तो पहले लेना है भाव में बैठा हुआ ग्रह, कुछ नहीं, भावेश बुध, भाव पर दृष्टि डालने वाला राहु 5म दृष्टि, शनि 7म दृष्टि। अगला सूत्र क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पंचम भाव का स्वामी कौन है? बुध है। तो इस कुंडली में बुध के नक्षत्र में जो बैठा होगा उसे देखना होगा। बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह देखिए, तो इस कुंडली में बुध के नक्षत्र में गुरु बैठा हुआ है। यही डेट ऑफ बर्थ है। आप खुद इतना रिसर्च करिए, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। सारा मेहनत हम ही कर नहीं पाएंगे ना, छोटा सा बोर्ड है, कहाँ कहाँ लिखेंगे, कहाँ कहाँ मिटाएंगे। तो बुध बैठा, बुध के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है? गुरु। ये हो गया। अगला सूत्र क्या कहता है कि गोचर में शुभ ग्रह की दृष्टि हो पंचम भाव पर, या जो पंचम भाव का स्वामी बुध है उस बुध के ऊपर से गुरु या शुक्र का गोचर हो। शुक्र का गोचर अक्सर जब होता है तो कन्या संतान मिलता है, और अगर गुरु का गोचर होता है तो पुत्र संतान मिल जाता है। इतने पैरामीटर पे अभी लगाते हैं, फिर गोचर अभी देखेंगे। दशा में चलते हैं। विवाह जब इनका 2015 में हुआ तो संतान 2015 के बाद होगी, इसलिए 2015 के बाद की दशाओं को ही देखना है। यानी सूर्य की महादशा 2019 तक थी, इसी में देख लेते हैं। इसी में हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हमें इतने सारे ग्रह मिले हुए हैं। इसमें सूर्य में शनि की अंतर्दशा 10 अक्टूबर 2016 से थी। उसके पहले गुरु भी था। जैसे इनका विवाह हुआ ठीक उसके 1 साल बाद सूर्य में गुरु आ गया था, जनवरी 2016 से अक्टूबर 2016 के बीच में। तो इस बीच में भी संतान का योग था अक्टूबर 2016 के पहले। और गुरु चूँकि संतान भाव का कारक भी है और गुरु यहाँ मिला भी हमें है, और इसलिए ये जो गुरु है ये पंचम भाव के स्वामी बुध के नक्षत्र में भी है। तो सूर्य में गुरु
की अंतर्दशा में संतान की बहुत अधिक संभावना बन रही है। फिर उसके और अंदर जाएंगे तो हम देख लेंगे बुध की अंतर्दशा पंचमेश की, तो अप्रैल 2016 मई 2016 के करीब में, फिर उसमें गुरु का प्रत्यंतर, यानी 2016 में दिख रहा है अप्रैल मई के आसपास में इनको संतान की प्राप्ति हुई होगी। या अगर इस बीच में कोई संतान गर्भ में रहा हो, नष्ट हुआ हो, तो ठीक उसी के बाद दूसरी दशा भी बन रही है, संतान का गर्भ में आना भी योग बनता है। अगर वह किसी भी कारण से खराब हो रहा है तो उसमें दशा की गलती नहीं है, उसमें कुंडली में बने हुए योगों की गलती है। अब इस भाव पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, पंचम भाव पे शनि की भी दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में हो सकता है कोई संतान खराब भी हो जाए। तो खराब संतान का भी पेट में आना दशाओं से ही योग बनता है। फिर उसके तुरंत बाद फिर अगले योग भी इस कुंडली से बने हैं, आप मैच करिए, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और समझाना चाहूँगा। देखिए, सप्तम भाव से आप क्या देखते हैं? विवाह, दाम्पत्य देखते हैं। अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है तो वो आपसे पूछेगा कि मेरा विवाह कब होगा, तब आप इन सूत्रों का प्रयोग करके विवाह का समय निकालेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी का सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तम भाव में क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, मान लिए लगन चेंज कर दिया, यहाँ पर 8 नंबर की गिनती है, सप्तम में केतु बैठा है और यहीं पर चंद्रमा है, इस भाव का स्वामी भी कहीं होगा। अब मान लीजिए जिस भाव के लिए आप देख रहे हैं वह भाव पीड़ित है कुंडली में, अगले व्यक्ति ने आपको फोन किया, उसकी शादी हो चुकी है तो शादी का नहीं पूछेगा, लेकिन वो पीड़ित है और डाइवोर्स की स्थिति है, तो वो या डाइवोर्स का केस ही मान लीजिए चल रहा और पूछ रहा है कि मेरा डाइवोर्स कब होगा, तो अब यही सारे सूत्र लगा करके आप फिर से समय निकालेंगे डाइवोर्स कब होगा। जब भाव अच्छा होता है तो डाइवोर्स का सवाल ही नहीं आएगा। कुंडली देखते समय ही किसी ने पूछा विवाह कब होगा, तो पंडित जी ने बता दिया विवाह इस समय होगा, लेकिन पंडित जी उसी समय जान गए थे कि एक दिन डाइवोर्स भी होना है, रिश्ता बिगड़ेगा, दोनों अलग होंगे, क्योंकि सप्तम भाव पीड़ित था। तो पहले तो विवाह ही देगा ना सप्तम भाव फल, पहले विवाह करवाएगा ना, कि पहले डाइवोर्स वाला योग ही फलित हो जाएगा। यानी उसी एक ही भाव से कई चीजें देखी जाएंगी। सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तम भाव में नीच का ग्रह है, सप्तम भाव में क्रूर ग्रह है, सप्तम भाव का स्वामी भी मान लीजिए खराब जगह बैठा है, तो देखते ही पता चला इनका दाम्पत्य ठीक नहीं है। लेकिन दाम्पत्य बिगड़ेगा कब, ठीक नहीं कब रहेगा, जब पहले विवाह हो जाएगा। तो पहले विवाह का समय निकालेंगे उसी विधि से, फिर बाद में अगर ये सवाल आता है तो इसी विधि से ही आप निकालेंगे कि डाइवोर्स कब होगा। भाव में बैठा हुआ जो ग्रह भी खराब होगा, जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो उस भाव से संबंधित पीड़ा प्राप्त होगी। मान लीजिए चौथा भाव आपका पीड़ित है, चौथे भाव का स्वामी खराब है, चौथे भाव में बैठा ग्रह खराब है, कुल ग्रह की दृष्टि है, तो भूमि भवन वाहन से खतरा हो सकता है, वाहन से खतरा हो गया, वाहन लड़ गया। भवन से कैसा खतरा होगा, भवन से नहीं होगा, हो सकता है भवन ही बिक जाए आपका किसी आपके आर्थिक समस्या के कारण, या कोई अन्य समस्या ही हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आप लिए हो, फंस गए हो, ले करके आप फंस गए हो प्रॉपर्टी को, तो ये भी पता चलता है। अब मान लीजिए यहीं चतुर्थ भाव में मंगल नीच का है, यहाँ 4 नंबर की गिनती है, यहाँ पर कौन सा ग्रह है, मंगल है, और इस भाव का स्वामी भी पीड़ित है, यहीं पर एक क्रूर ग्रह और बैठा हुआ है। तो जो अभी मैंने दशा का सिस्टम बताया था उसी हिसाब से आप निकालिए, उस हिसाब से जो समय निकल के आएगा उस समय अवधि में आप बताइए कि आपका, अगर मकान बिकने का सवाल है तो बोल दीजिए मकान बिक जाएगा, गाड़ी बेचना चाहते हैं बिक जाएगा, पूछे गाड़ी खरीद पाएंगे तो वो समय खराब है तो गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे, वाहन से चोट चपेट लग सकती है उस समय डाइवोर्स हो सकता है, धन लाभ कब होगा, इसी सूत्र से जो अभी मैंने दशा के सूत्र दिए थे उसी पे चलिए। अगर दूसरा भाव अच्छा है, दूसरे भाव का स्वामी अच्छा है, मतलब वह भाव ओवरऑल, सब कुछ तो अच्छा नहीं होगा, कुछ खराब भी होगा, कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन ओवरऑल अगर अच्छे का परसेंटेज ज़्यादा है तो उस दशा अंतर्दशा में धन की प्राप्ति होगी। अगर ओवरऑल खराब है, पीड़ित का परसेंटेज ज़्यादा है, तो उस दशा अंतर्दशा में धन जाएगा।
ऐसे कर्म भाव के लिए देख लीजिए, अगर कर्म भाव का ओवरऑल प्रदर्शन 60% अच्छा योग बन रहा है, भाव का स्वामी ठीक हो, भावेश ठीक हो, अच्छा है सब कुछ, तो ऐसे दशम भाव पे यही सूत्र लगाइए दशांतर दशा का। उस समय बोलिए कि आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, नौकरी के नए अवसर बनेंगे, नौकरी नहीं है तो मिल जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा। और अगर खराब है तो बोलिए अगर नौकरी में अभी है तो इस समय में सावधान रहिए, नौकरी पे आपके खतरा रहेगा, मान सम्मान पे खतरा रहेगा। इसी दशा का ही प्रयोग करना है। अब उस दशा से फल अच्छा आएगा, फल अच्छा आएगा कि फल बुरा, यह कौन बताएगा? यह बताएगा उस भाव की स्थिति, उस भावेश कारक और दृष्टि डालने वाले ग्रह वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, इस पे फल अच्छा और बुरा निर्भर करता है। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही कुछ रोचक चीज़ें, बेसिक चीज़ें देंगे। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं शुरू से और जिनको याद नहीं हो पा रहा है कि कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है, कौन सा ग्रह किस, बहुत बेसिक चीज़ जो अभी फूटना चाहते हैं, ज़मीन से अभी निकलना चाह रहे हैं, उसको आँखा फूटना बोलते हैं। तो जो लोग अभी अपना आँखा फोड़ना चाहते हैं, जो अब पनपना चाहते हैं, नई कोपल फेंकना शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा कि भाव, राशि, स्वामी ये सब कैसे याद करना है। उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा।